बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु। तो बेटे, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ अली गुराया। तो आज इस टॉपिक को लेकर हम आपसे बात करने लगे हैं, दैट्स अ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इस टॉपिक को समझाना आसान करे और आप सब के लिए इसको समझना आसान करे और इस इल्म को हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। बेटे, बोहर का एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों को समझना और उनका कंसेप्ट क्लियर करना लाजम है। वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो बोहर का एटॉमिक मॉडल समझना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा, उसको लर्न करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। उसमें तीन चीज़ें हैं। एक है मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में एक अच्छा नॉलेज होना या मिनिमम नॉलेज होना ज़रूरी है। शेल्स क्या है इसके बारे में एक मिनिमम नॉलेज होना जरूरी है। और क्वांटाइज का एक वर्ड यूज किया गया है, इससे मुराद क्या है, इसका मिनिमम नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि मैक्स जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो एक थ्योरी के ऊपर बेस करता है, एनर्जी की थ्योरी के ऊपर, और वो थ्योरी है मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो बुनियाद समझ आएगी, बुनियाद खड़ी होगी तो ऊपर बेटे बुनियाद बनाएंगे तो ऊपर इमारत खड़ी होगी। तो बुनियाद जो है बोहर के एटॉमिक मॉडल की वो मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, तो इसको समझना इसलिए लाजम है। जैसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किसके ऊपर बेस करता था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। उसमें नकाइस थे, तो उन नकाइस को दूर किया गया, उससे मॉडर्न जो है वो थ्योरी एनर्जी की पेश करके, दैट्स द मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और इस थ्योरी की बेस पर फिर नील बोहर ने एटम का मॉडल जो है वो पेश किया। तो मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, पहले इसको समझ लें। इसकी दो मेन बातें की गई हैं, वैसे तो डिटेल थ्योरी है, आप हायर क्लास में पढ़ लेंगे। तो मैक्स प्लांक्स वाज अ साइंटिस्ट जिसने एक थ्योरी पेश की। तो मैक्स प्लांक्स ने कहा कि एनर्जी जो किसी एटम या मैटर से एमिट या एब्जॉर्ब होती है तो वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होती। एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब होती है, पहले तो ये समझ लें। तो इसमें तो कोई मुश्किल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपके पास कोई भी पीस है, इवन के कोई स्टील का स्पून है, तो वो जब गर्म होगा तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो वो स्टील का स्पून गर्म होगा। और अगर वो ठंडा होगा तो उससे एनर्जी सराउंडिंग की तरफ एमिट होगी, तो वो ठंडा होगा। तो गोया कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर बना किसका है, एटम का। कोई भी मैटर है या एटम है तो उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब भी होती है और एनर्जी एमिट भी होती है। तो मैक्स प्लांक्स ने कहा कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं होती। क्लासिकल थ्योरी ने कहा था कॉन्टिन्यूसली एमिट होती है, हर चार्ज मूविंग बॉडी कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करती है। तो इसने ये उसके जो है वो अगेंस्ट बात की और इसने ये प्रपोजल पेश किया। जो एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब होती है, इसने कहा कि इन द फॉर्म ऑफ, किस की फॉर्म में वो एमिट या अब्जॉर्ब होती है, डिस्क्रीट मीन वाजे को कहते हैं, जो क्लियर हो, वाजे डिस्क्रीट नुमाया एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। इन एनर्जी पैकेट्स को उसने कहा क्या कहा जाता है, क्वांटा। इसी बेस पर नेम ऑफ दैट थ्योरी इज अ क्वांटम थ्योरी, सिंगुलर और प्लूरल। यहां ये समझ लें कुछ और थोड़ी सी बातें, बेसिक बेसिक सी चीजें, कि जो एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब होती है वो तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है। अभी तो आप कह रहे थे सर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स होती हैं, तो अभी इन वेव्स और एनर्जी पैकेट्स के दरमियान रिलेशन आप समझ लेंगे। वेव क्या है, मैंने एक वेव का मॉडल यहां स्केच किया है। वेव के इस पार्ट को, जो उसकी एलिवेशन होती है, उभार होता है, उसको क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे होता है इसको ट्रफ कहते हैं। एक वेव से मुराद क्या है कि दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट कहते हैं साथ वाले को, ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसको एक वेव कहते हैं, और इसकी लेंथ को एक वेव की लेंथ कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट लैम्डा से करते हैं। यहां दो वेव मैंने स्केच की हैं, एक वेव नंबर 1 है और एक वेव नंबर 2 है। इन दोनों में फर्क क्या है कि वेव नंबर 1 जो है, या एनर्जी जो 1 है, इसकी वेव की लेंथ ज्यादा है, और जो एनर्जी सेकंड केस में मैंने रिप्रेजेंट की है, इसकी वेव्स की लेंथ पहले की निस्बत कम है। अब वेव मीन टू से आ वेव, मीन टू से सिंपल सेंस में आ एनर्जी पैकेट। एक वेव से मुराद एक एनर्जी पैकेट है जिसको क्वांटा कहते हैं। अब यहां पर बोहर ने जब मॉडल पेश किया, समझाया, तो उसने वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात की। आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे ये तो सारी चीजों की इतनी तफसील नहीं है, हमें क्यों पढ़ाई जा रहा है। भाई जब फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर सारी बात क्लियर होगी।
अब फ्रीक्वेंसी क्या है, कहता है कि किसी भी वेव्स के कितने, यानी किसी भी केस की एनर्जी के कितने नंबर ऑफ वेव्स पास करते हैं। नंबर ऑफ वेव से मुराद क्या है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, कितने नंबर ऑफ वेव्स पास करते हैं थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट में से इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नंबर ऑफ वेव्स पास करने से मुराद नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स पास करना। गौर कीजिएगा, यहां एक बात समझ लीजिएगा कि एक सेम मीडियम में, जैसे मीडियम हम सेम डिक्लेयर कर लें एयर, तो एक सेम मीडियम में डिफरेंट वेव्स की वेलोसिटी स्पीड सेम होती है। फर्क होता है टेक्निकली वेलोसिटी और स्पीड में, ही आगे चलकर मजीद क्लियर हो जाएगी, लेकिन स्पीड से आप समझ आसानी से जाएंगे, इसलिए मैंने स्पीड का वर्ड भी साथ बोल दिया। जैसे सन से 7 कलर्स आते हैं, हर कलर की वेव्स की लेंथ डिफरेंट है, लेकिन वेलोसिटी इस सेम एयर में सबकी सेम होती है। तो आप खुद सोचें कि फिर ये एक पॉइंट हम डिक्लेयर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट वी से दैट अगर इन दोनों वेव्स की वेलोसिटी या स्पीड सेम है, तो किस केस की में ज्यादा वेव्स 1 सेकंड में इस पॉइंट में से पास कर जाएंगी? तो आप कहेंगे डेफिनेटली सर, जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है उसकी ज्यादा वेव्स पास कर जाएंगी, इसकी वेव ज्यादा पास कर जाएंगी। तो लिहाजा जिसकी वेव ज्यादा पास करेंगी, गोया उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वेव ज्यादा पास करने से मुराद क्या है, एनर्जी पैकेट्स ज्यादा पास करेंगे। लिहाजा अगर अपने आप जहन में इन चीजों को जोड़ें, तो अगर वेव ज्यादा पास करेंगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो दूसरे अल्फाज में ज्यादा एनर्जी पैकेट्स पास करेंगे। लिहाजा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पैकेट्स के दरमियान रिलेशन जो निकलता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी पैकेट्स या वेव्स, एक ही बात है, एनर्जी पैकेट्स या वेव्स, इनके दरमियान जो रिलेशन निकलता है वो डायरेक्ट है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट यहां पर एच है, एच को बोलते क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड 6.626 ×10⁻34 जूल सेकंड होता है। दैट इज, इसकी भी जरूरत पेश आनी है, इसकी भी जरूरत पेश आनी है, तो मैंने इसलिए इसका तस्करा भी कर दिया। अब थोड़ा सा नॉलेज किसके बारे में होना चाहिए, शेल के बारे में। बोहर ने मॉडल ऐसा कुछ पेश किया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो स्मॉल है, डेंस है और हार्ड है। सारा मैस एटम का ऑलमोस्ट इसी में कंसंट्रेट होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के ऊपर स्पिन करते हैं, डिफरेंट। इन सर्कुलर पाथ जो मैंने आपके सामने स्केच किए हैं, इन सर्कुलर पाथ को उसने शेल कहा था या एनर्जी लेवल कहा था। मैं ये भी समझाता हूं इसको एनर्जी लेवल क्यों कहा था, या उसने इनको नाम दिया था ऑर्बिट्स का। जो शेल या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है उसको फर्स्ट शेल कहते हैं या के शेल कहा गया। जो उसके बाद में आता है उसको सेकंड शेल या एल शेल कहा गया। जो उसके बाद में आता है उसको थर्ड शेल या एम शेल कहा गया। यहां कुछ बच्चे ये जो क्रिटिकल सोच रखते हैं वो ये भी कहते हैं कि इनका नाम ए बी सी से क्यों नहीं रखा गया, के एल एम से क्यों रखा गया। तो जो शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, न्यूक्लियस की ग्रिप इस पर बड़ी टाइट होती है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें स्पिन करने वाले पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना या शेल को तोड़ना आसान नहीं होता। तो नारियल के छिलके को कैरनल कहते हैं, कैरनल के से शुरू होता है। तो जो उसकी मुमासलत और से कि उसका नारियल का छिलका भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसको तोड़ना भी आसान नहीं होता। तो इस तरह पहला शेल भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसको तोड़ना भी आसान नहीं होता। तो कैरनल की मुमासलत या मुबाशर क्या भाई सिमिलरिटी से इसका नाम के से रखा गया। आगे अल्फाबेटिकली उसके बाद वाला एल और उसके बाद वाला एम। अब तीसरी बात, लास्ट बात है समझाना, क्वांटाइज का एक वर्ड यूज किया गया होगा, तो ये क्वांटम नंबर से है। ये ऐसी ही बात है कि जो एक इलेक्ट्रॉन का तस्करा है, जैसे आपको कह दें कि वो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले शेल में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है।
तो अब जब मैंने किसी भी बंदे को या बच्चों को इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है कि ये कौन से शेल में है, तो मैं सहारा लेता हूं क्वांटम नंबर का। जैसे कि मेरा कोई दोस्त किसी शहर में रहता है और यहां से कोई दोस्त वहां जाकर उससे मिलना चाहता है, तो मैं जब उसको एड्रेस बताऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि वो पाकिस्तान के कौन से शहर में रहता है, उसके बताऊंगा कि उस शहर में मौजूद कौन से टाउन में रहता है, टाउन में मौजूद कौन से, बोलो क्या भाई, वो स्ट्रीट में रहता है, स्ट्रीट में मौजूद कौन से वो घर में रहता है। ये चीजें, 4 चीजें बताऊंगा तो वो उस बंदे को जाकर ढूंढ के मिल पाएगा। इसी तरह अभी तक तो सिर्फ जो डिटेल है वो शेल तक की है, यहां तक आगे चल के तो मजीद आगे बात करेंगे, लेकिन आगे आप पढ़ लेंगे कि हर एटम के बाद शेल, शेल के अंदर और क्या होता है, सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी स्पिन मुख्तलिफ होती है। तो 4 चीजें आपको अगर आगे पढ़ाना है। यहां पर बात सिर्फ किसके बारे में की जा सकती है, शेल, क्योंकि अगर सारी चीजें बताऊंगा तो बोहर का मॉडल रह जाएगा, वो आगे चलकर फिर जहां उसकी जरूरत पेश आएगी तो बाकी चीजों की उसके बारे में बताऊंगा। तो इस तरह हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक खास वैल्यू होती है। 4 क्वांटम नंबर से इन चीजों को समझाया जा सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक एजीम्यूथल है, एक मैग्नेटिक है, एक स्पिन है। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इन चारों नंबर्स की खास वैल्यू होती है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, एजीम्यूथल बताता है कौन से सब शेल में है, जिसकी बाद में बात करेंगे। मैग्नेटिक बताता है उस सब शेल में मौजूद कौन से ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल क्या होते हैं इसकी बारे में बाद में बात करेंगे। और स्पिन क्वांटम नंबर के उस ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है ये बतलाता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जिसकी जरूरत पेश आ रही है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए और शेल के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है, गौर कीजिएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन, कहने से मुराद ये है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में पाया जाता है, वो फर्स्ट शेल में मौजूद है। इसी तरह अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 है तो वो कौन से शेल में पाया जाता है, वो सेकंड शेल में पाया जाता है। इससे पता चला कि हर शेल भी क्वांटाइज्ड है, मीन उसका खास क्वांटम नंबर है, और उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो भी क्वांटाइज्ड है, मीन उसका भी खास क्वांटम नंबर है। और हर शेल की एनर्जी डिफरेंट होती है। एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी की टाइप है। काम करने की सलाहियत जो है उसको पोटेंशियल कहते हैं। अगर मेरे पास एक ईंट है, उसको मैं फर्स्ट फ्लोर से छोड़ता हूं तो वो जमीन पर गिरने के बाद एक गड़ा खोदती है, जो गड़ा खोदने की सलाहियत है उसमें जो एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर उसी ईंट को मैं सेकंड फ्लोर पर ले जाऊं और वहां से छोड़ूं तो वो पहले की निस्बत ज्यादा गहरा गड़ा खोदेगी। तो पहले और इसमें फर्क क्या पड़ा, पहले जमीन और फर्स्ट फ्लोर में फासला कम था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी, लिहाजा कम गहरा गड़ा खोदा था। अब उसी ईंट को जब मैं उठाकर सेकंड फ्लोर पर ले गया हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है फासला बढ़ने की वजह से, लिहाजा अब उसने ज्यादा गहरा गड़ा खोदा। तो लिहाजा जो शेल न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, किसकी निस्बत, सेकंड शेल की निस्बत, क्योंकि यहां फासला बढ़ जाएगा। और सेकंड शेल की एनर्जी की निस्बत थर्ड शेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। लिहाजा जब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एक n की खास वैल्यू, n क्वांटाइज, इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज है, शेल क्वांटाइज है, तो उसकी जो एनर्जी है उसके शेल की या उस इलेक्ट्रॉन की वो भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, क्वांटम नंबर के ऊपर। कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू हाई होगी तो आप कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लिहाजा एनर्जी भी क्वांटाइज है। अब ये बात मुकम्मल होगी। अब हम शुरू करते हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो अब अगर आप बुनियादी चीजें समझ चुके हैं तो बोहर का एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट देख लें। तो इसमें बहुत सिंपल सी अब जस्ट प्लेइंग वीडियो है कि बोहर के एटम के मॉडल में पहला पास्टुलेट ये है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कुलर पाथ को पहले बात कहिए क्या कहते हैं, शेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं,
क्योंकि हर एक शेल की एनर्जी रिलेटिव टू द न्यूक्लियस लेवल डिफरेंट है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी पहले इसकी निस्बत ज्यादा है, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा, तो इसको एनर्जी लेवल कहते हैं। ये खप रहा था जो पहले शोर मचा रहा था, जो यहां वर्ड यूज होता है कि हर एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मीन कि हर एक का एक अपना क्वांटम नंबर है। एन की वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए 1 है, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है। मैं पीछे समझा कर आया हूं। फिर दूसरी बात कही है, जो भी बात कही है, दूसरा पास्टुलेट आप देख लो कितना आसान हो जाएगा कि हर शेल की एक अपनी फिक्स एनर्जी होती है, जैसे अभी बात करके आए थे, और वो भी डिपेंड करती है उसके क्वांटम नंबर पर, उस शेल के क्वांटम नंबर पर, यानी कि एनर्जी भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। पहले की एनर्जी जो है वो कम होगी पोटेंशियल एनर्जी दूसरे की निस्बत, दूसरे की कम होगी तीसरे की निस्बत। अब एक इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहेगा या किस शेल में पाया जाएगा, जिसके इक्वल उसकी एनर्जी होगी। तो ये तीसरा पॉइंट ये है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में रहता है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जो शो किया गया ये सेकंड ऑर्बिट में रहता है, तो ये उसी वक्त रहेगा जब इसकी एनर्जी जो है वो सेकंड ऑर्बिट के इक्वल होगी। तो ये कब तक रहेगा, जब तक इसकी एनर्जी जो है वो सेकंड ऑर्बिट के इक्वल होगी। तो लिहाजा जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रहेगा तो वो ना एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि अगर वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले तो उसकी अपनी एनर्जी तो बढ़ जाएगी, अगर बढ़ जाएगी तो इसके इक्वल नहीं रहेगी, इक्वल नहीं रहेगी तो इसमें रहेगा नहीं। तो इसलिए कहा गया कि जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहेगा तो ना वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ना वो एनर्जी एमिट करेगा। अब देख ले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, तो गोया एनर्जी कंटिन्यूसली ना एमिट होगी ना अब्सॉर्ब होगी, उस वक्त तक एमिट या अब्सॉर्ब नहीं करेगा जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहेगा। एनर्जी अब्सॉर्ब कब करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, जिस ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या शेल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो बाहर से सराउंडिंग से वो एनर्जी कुछ अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करने के बाद उसकी अपनी एनर्जी बढ़कर इक्वल टू थर्ड शेल हो जाएगी, तो वो ऊपर जंप कर देगा। लिहाजा जब वो नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन अगर वो ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जाना चाहेगा तो उसी सूरत में नीचे शिफ्ट होगा जब इसकी एनर्जी कम होकर नीचे वाले ऑर्बिट के इक्वल हो जाएगी। एनर्जी कब कम होगी, जब ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा या एमिट करेगा। तो यहां पर ये बात है कि एनर्जी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले शेल में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। दोनों सूरतों में एनर्जी चेंज होगी। ये डेल्टा साइन क्या है, चेंज के लिए है। तो एनर्जी चेंज किसके इक्वल होगी, E2 माइनस E1। ये E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ क्या, लोअर ऑर्बिट, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, मुझे खास होती है। तो अगर कोई और इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाना चाहेगा तो आप सोचें कितनी एनर्जी होगी, तो एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, जो भी आंसर आएगा उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा। ये देख लें, अब मैं क्यों समझा रहा था, जो एनर्जी का रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है। अब समझ आई मैं क्यों समझा रहा था। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया था तो एच म्यू, एच क्या है मैं समझा कर आया हूं, प्लांक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻20 -34 जूल सेकंड है। तो इस इक्वेशन से जो चेंज होगी एनर्जी, जो चाहिए होगी नीचे से ऊपर जाने के लिए या ऊपर से नीचे आने के लिए, वो आप मुहैया करेंगे, तो वो नीचे से ऊपर चला जाएगा या ऊपर से नीचे आ जाएगा। आखिरी बात है, इसको गौर से देखना, इसके बारे में पहले बहुत डिटेल बात नहीं हुई कि इलेक्ट्रॉन किसी एक ऐसे शेल में पाया जाएगा जिसका एक अपना फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा। अब एंगुलर मोमेंटम समझ ले, मोमेंटम क्या है, मैस इनटू वेलोसिटी। हर मटेरियल बॉडी, जैसे मैं एक मटेरियल बॉडी हूं, मेरा एक मैस है, जब मैं किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता हूं तो मैं अगर मेरी वेलोसिटी को मेरे मैस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो मोमेंटम कहलाता है। अब मोमेंटम ये है कि लीनियर मोमेंटम भी होता है और एंगुलर भी होता है। अगर मैं लीनियर पाथ पर मूव कर रहा हूं, जैसे यहां लीनियर पाथ पर मेरा मोमेंटम कहलाएगा लीनियर मोमेंटम, और अगर मैं किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं जिसका खास रेडियस होगा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, तो फिर इस बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो लीनियर नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे, उस मोमेंटम को सर्कुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की एक खास मैस है, ये खास वेलोसिटी के साथ इस ऑर्बिट में मूव करता है। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वेलोसिटी मुख्तलिफ होती है।
तो अगर उसके मास और वेलोसिटी और आर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये उसका कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, यानी ये भी डिपेंड करता है क्वांटम नंबर पर। दैट इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। तो लिहाजा अगर आप एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना चाहते हैं तो सिर्फ एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आप एंगुलर मोमेंटम सेकंड ऑर्बिट का निकालना चाहते हैं तो आप n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, तो दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑर्बिट। हर ऑर्बिट का एक खास एंगुलर मोमेंटम होता है, जिस ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के इक्वल एंगुलर मोमेंटम होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में पाया जाएगा। एट लास्ट ये भी बात जो है वो साबित इस सारी डिस्कशन से हो गई कि एटम डज एग्जिस्ट। यहां से अगर सारी बात आप समझ गए तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था कि रेडियस जो है वो श्रिंक होता जाता है और इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन फॉल इन द न्यूक्लियस। लेकिन बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा, लिहाजा एटम एग्जिस्ट करता रहेगा। अगर एटम एग्जिस्ट करता रहेगा तो गोया मैटर एग्जिस्ट करता रहेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, तो वो भी यहाँ साबित हो गया। इस तरह एटम कैन एग्जिस्ट, एटम डज एग्जिस्ट। दैट्स ऑल अबाउट। अल्लाह हाफिज।